नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है जो लाल पान की बेगम। यह कहानी यूजीसी नेट में प्रस्तावित कहानी है। इस सत्र में हम कहानी के प्रमुख पात्र, कहानी की समीक्षा और प्रमुख तथ्यों का अध्ययन करेंगे। यह कहानी स्त्री सशक्तिकरण की मिसाल पेश करती है। कहानी के माध्यम से रेणु जी ने स्पष्ट किया है कि स्त्रियां भी अपने जीवन को अपनी शर्तों पे अपने अनुसार जीना चाहती हैं। महिलाओं के लिए भी आत्मसम्मान उतना ही आवश्यक है कि जितना पुरुषों के लिए। पर्दे की प्रथा हो या ऐसी कोई अन्य प्रथा जो उन्हें गुलामों की तरह जीवन व्यतीत करने को विवश करती है, अब वह उन्हें स्वीकार नहीं है। महिलाएं स्वतंत्रता चाहती हैं, जिस प्रकार पुरुषों को हमारे समाज में हर प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। यह कहानी परंपरागत ढंग से नहीं कही, बल्कि उस प्रकार कहानी के पात्रों को लिया गया है कि एक कहीं मेला लगा हुआ है और कहानी में एक जो बिरजू की माँ है नायिका, वो सशक्त महिला है जो समाज और परिवार में तारतम्य बनाते हुए सबको साथ लेकर चलने वाली दबंग नारी है ना। तो उस प्रकार की महिलाओं का वर्णन रेणु जी ने अपनी कहानी में किया है। तो इस कहानीकार का थोड़ा सा जीवन परिचय। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को बिहार में पूर्णिया जिले में हुआ। बिहार के निधन इनका 11 अप्रैल 1970 ईस्वी को पटना में हुआ। प्रमुख कहानी संग्रह हैं इनके ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी। और जो लाल पान की बेगम कहानी है, वह इनकी कहानी प्रथम प्रकाशन हुआ इसका कहानी पत्रिका में। कहानी एक पत्रिका निकलती थी उस समय, जनवरी 1957 ईस्वी में इस कहानी का कहानी पत्रिका में ही संपादन हुआ था, प्रकाशन हुआ था इसका। फणीश्वरनाथ रेणु ने अपनी चर्चित कहानी है जो इनकी लाल पान की बेगम स्त्री सशक्तिकरण की मिसाल पेश की थी। कहानी के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट करना चाहा है कि स्त्रियां भी अपने जीवन को अपनी शर्तों के अनुसार जीना चाहती हैं। वह आत्मसम्मान चाहती हैं। पर्दे की प्रथा हो या कोई ऐसी अन्य प्रथा जो उन्हें गुलामी का जीवन जीने को विवश करती है, वह उन्हें स्वीकार्य नहीं है। जो लाल पान की बेगम कहानी है, इस कहानी का प्रथम प्रकाशन कहानी पत्रिका में हुआ था 1957 ईस्वी में। महत्वपूर्ण तथ्य है कि कब हुआ था, कहानी पत्रिका में सन 1957 ईस्वी में। यह संग्रह ठुमरी में प्रकाशित है और 1959 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। ठुमरी संग्रह की अन्य कहानियाँ कौन कौन सी हैं? रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, 3 बिंदियाँ। इस संग्रह में प्रकाशित कहानियां हैं ये ठुमरी संग्रह में। अक्सर प्रश्न बनता है कि पंचलाइट कहानी या फिर लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, ये 3 कहानियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किसमें प्रकाशित हुई? तो ठुमरी संग्रह में प्रकाशित हुई हैं यह कहानियां। कहानियों के प्रतिपाद्य विषय क्या हैं? आंचलिक पृष्ठभूमि में एक स्त्री की आत्माभिमान की आकांक्षा की अभिव्यक्ति की गई है। बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई यह कहानी बिरजू की मां के रूप में एक अलग व सशक्त स्त्री को पेश करती है। कहानीकार ने फणीश्वरनाथ रेणु ने उस समय का वर्णन किया है इस कहानी में कि मनोरंजन के लिए हमारे समाज में हमारे पास कोई और अन्य साधन नहीं थे। तो जो बैलगाड़ी पर बैठकर जाने का मतलब है कि कितना पुराना समय है
और नाच देखने जाने, नृत्य देखने जाने। कहीं नृत्य हो रहा है, उसे देखने जाने की कथा इस कही है कि स्त्री जाना चाहती है। आंचलिक कथा है ये, है ना। बिहार में पूर्णिया में जन्म हुआ इनका, वहाँ पले बड़े, तो उसी परिवेश से पात्रों को लिया है और उसी परिवेश की यह कथा भी है। गांव के लोगों के आपसी ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद की जीवंत वानगी है कि किस प्रकार गांव के लोग आपस में ही एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते हैं। राग विराग, आशा और निराशा, हर्ष और विषाद की जीवंत वानगी इस कहानी में देखने को मिलती है। उल्लिखित टोले, जिस प्रकार आज कॉलोनियां होती हैं, टोले एक सभी का एक मिला जुला समूह है कुछ व्यक्तियों का, तो उनके नाम है ये कुरमा टोली, कोयरी टोली, बबुआन टोली और मलधिया टोली। तो इस तरह से कुछ व्यक्तियों का जो विभाजन एक ग्रुप में हो जाता है, तो ग्रुप का नाम उन्होंने टोले रखा हुआ है। उल्लिखित स्थान है सिमराह का सरकारी कूप, यानी वहाँ का एक स्थान, गुलाब बाग मेला, मोहनपुर होटल बंगला। मुख्य पात्र हैं इसमें, मुख्य बिरजू की माँ जो लाल पान की बेगम के नाम से भी प्रसिद्ध है। बलरामपुर का नाच देखने जाने को इच्छुक है। महावीर जी को रोड की मनौती बाकी है, काफ़ी स्वाभिमानी महिला है ये। जंगी की पतोहू है, राधे की बेटी सुनरीन लरेना की बीबी को अपनी गाड़ी में बिठाती है और नाच देखने जाने के लिए वह कहती है। उनके पास एक बैलगाड़ी है जिसमें अपने पास के लोगों को बिठाकर वह ले जाती हैं अपने साथ। बिरजू के बप्पा यानी उनके पिताजी हैं ये। सर्वे सेटलमेंट में 5 बीघा जमीन इन्होंने हासिल की है। बिरजू की माँ को बैलगाड़ी पर नाच दिखाने ले जाने का वादा करते हैं ये। मलदिहाय टोली के मियाँजान से गाड़ी ले आता है, अपने मित्र से गाड़ी ले आता है उनको ले जाने के लिए। बिरजू, जिसका नाम ब्रिजमोहन है, इमली पर रहने वाले जिन बाबा को बैंगन कबूला हुआ दिया और नाच देखने की मनौती करता है। पुरानी परंपरा है कि रहने वाले जिन बाबा इमली के पेड़ पर उनको बैंगन दिया कबूला और नाच देखने जाने की मनौती वह मांगता है। 7 वर्षीय छोटा बच्चा है। चंपिया बिरजू की बहन है। ये एक परिवार की कथा का वर्णन है इसमें। बाइस्कोप का गाना सीखने में इसे रुचि है। बाजे न मुरलिया यह गीत गाती है। गौण पात्र हैं इस कहानी में। जंगी की पतोहू रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है ये। बिरजू की माँ से नहीं डरती और कुरमा टोली में रहती है ये। ससुर चोर है इसका और पति डकैत है और ये मुंहजोर काफ़ी लड़ाकू प्रवृत्ति की महिला है। मखनी फुआ तंबाकू की शौकीन है। बिरजू के घर रखवाली के लिए यह रुकती है जब वह वहाँ का नृत्य देखने जाते हैं। बाबू साहब इस कहानी में जमींदार हैं। मखनी बुआ गांव की स्त्री पात्र है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, है ना, कोई भी उसका नहीं है। कहानी की समीक्षा देखते हैं कि कहानी में किस उसका हुआ है। लाल पान की बेगम कहानी में परंपरागत ढंग से कथा नहीं कही गई है, बल्कि बिरजू की माँ की मानसिक उथल पुथल, कुछ पारिवारिक संदर्भों, क्रियाओं, आसपास की महिलाओं के व्यंग्यात्मक संवादों से आरंभ में कथा निर्मित होती है और धीरे धीरे बाहर भीतर अपना विस्तार करती चलती है। यह कथा एक छोटी सी घटना के माध्यम से मानवीय व्यवहार की विभिन्न परतों को खोलना एवं दिखाना ही मानो कहानीकार का मुख्य उद्देश्य रहा हो। कहानी की नायिका बिरजू की माँ है, जो एक सशक्त महिला है जिसके कई अपने सपने होते हैं।
लालसा होती है वह स्त्री सुलभ भावनाओं में जीती है। परिस्थिति अनुरूप उसकी मानसिकता में क्रमशः परिवर्तन होता है। अपने मूल रूप में वह हृदय से बहुत ही सरल व सहज है, किंतु प्रतिक्रियावादी है। बिरजू की मां को उसके पति ने गाड़ी पर मेला देख जाने का वादा किया था। इसका यकीन कर वह पति दिया हुआ वादा पूरा करेगा। वह गली में सभी को मेला देखने जाने की बात वह बता देती है। अधिकतर महिलाओं में होता है कि अपनी खुशी छिपा नहीं पाती हूँ, अन्य महिलाओं को अपने आसपास वह बात बता देती है। परंतु समय पर गाड़ी न मिल पाने से बिरजू के पिता को आने में देर हो जाती है। उनके पास अपनी गाड़ी नहीं है। वह किसी मित्र से बैलगाड़ी का इंतजाम करते हैं उनको अपने परिवार को घुमाने ले जाने के लिए। वह हैं बिरजू के पिता। तो वह कहती है वह आएगा नहीं। इसी दुविधाग्रस्त मनस्थिति में बिरजू की माँ झुंझलाती है। तभी मखनी बुआ के यह पूछने पर प्रश्न करती है, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ, जो पहले से ही मेले जाने के लिए पति के समय पर बैलगाड़ी न लेकर आने की से वह नाराज बैठी हुई है। उसे मखनी बुआ का यह सवाल चुभ गया। मखनी बुआ ने सहजता से ही पूछा था, किंतु गुस्से में उसने मखनी बुआ को ऐसा उत्तर दिया कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन मुझे तो सब देखना पड़ता है। उसने उसे ताना सा मार दिया कि मेरा तो परिवार है, मैं सब कुछ संभालती हूँ, सभी कुछ देखती हूँ। यह बात मखनी बुआ को चुभ गई। पानी भरते समय जब यह बात मखनी बुआ ने गांव की औरतों को बताई तो पनिहारनों यानी जो पानी भरने आती हैं महिलाएं ने बुआ को सांत्वना देने की कोशिश की। उन्होंने समझाया कि कोई बात नहीं, वह तो ऐसे ही बोल रही होगी। बातों बातों में बात निकली कि बिरजू के पिता हाल में ही मजदूर से स्वतंत्र किसान हुए थे। पहले ज़माने में खेती हरी मजदूर हुआ करते थे है ना, जितना अंग्रेजों में के समय में बंधुआ मजदूर होते थे, तो वह धीरे धीरे स्वतंत्र किसान यानी अपने जो टैक्स देना होता था, टैक्स उसके अलावा उनके पास बहुत कुछ बचता नहीं था अपने लिए, तो मजदूर से वो धीरे धीरे स्वतंत्र किसान हुए हैं। ये सब 4 पैसे आ जाने का ही नतीजा है कि बिरजू की माँ के पैर जमीन पर नहीं टिकते। जंगी की पतोहू बहू ने इसी बीच बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कह दिया। इससे बिरजू की माँ की नाराजगी और अधिक बढ़ गई। नाराजगी और खुशियाँ कैसी क्षणिक हैं, ये दर्शाने में फणीश्वर नाथ रेणु के समान कोई अन्य लेखक नहीं है। बिरजू के पिता को गाड़ी मिल जाती है। बिरजू की माँ बैलगाड़ी की आहट, बैलों की घंटियां सुनकर हिल उठती हैं। भारतीय परिवेश में कोई अकेला नहीं होता। समाज परिवार का ही विस्तृत रूप होता है। अभी तक बिरजू की माँ जिनसे चिड़ी बैठी थी, उन सभी को गाड़ी में वह बिठा लेती है। जिनसे वह चिढ़ रही थी, वो उसे सवाल कर रहे थे, तो बाद में उन सभी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वह ले जाती है नृत्य देखने। बिरजू की माँ ने बड़ी खुशी से मखनी बुआ को घर बुलाया। जंगी की पतोहू और सुनरी को अपने साथ नाच देखने चलने के लिए गाड़ी पर बिठा लिया। रास्ते में खाने के लिए वह पहले से अपने साथ कुछ सामान ले चुकी थी। साथ ही जंगी की पतोहू, जिसने बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कहा था, उसके दिए संबोधन को उसने अपना लिया। बिरजू की माँ की झुंझलाहट और नाराजगी मन की अभिलाषा पूर्ण न हो पाने की आशंका से उत्पन्न निराशा का परिणाम थी। इसी निराशा में उसने न्यून भाव को जन्म दिया। अंततः उसके मन में बैर कलह सब कुछ भुलाकर एक हो जाने की मूलभूत मानवीय प्रवृत्तियों का उदय होता है। कहानीकार ने कहानी में यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि मनचाही परिस्थिति न होने पर जो सारी बातें बिरजू की माँ को उद्विग्न परेशान कर रही थीं, वही अनुकूल परिस्थिति होने पर उसे सहज व भली प्रतीत होने लगी। जंगी की पुतोहू ने जिस लाल पान की बेगम के संबोधन से वह बिफर गई थी, स्थिर चित्त में वही संबोधन उसे अनुकूल प्रतीत होने लगा। यानी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी, उसे लगा ये मुझे इस तरह से चिढ़ा रही है, पर जब मन की इच्छाएं पूरी हो गई तो उसे उसका संबोधन, उसे बोलना इस प्रकार का
काफ़ी अच्छा लगने लगा। परिस्थिति व उनके मध्य मानवीय संबंधों भावों की जटिलता को यह शीर्षक दिखा पाने में समर्थ है। इसी में इसकी सार्थकता है। प्रमुख उद्धरण है कहानी के। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। किसी को भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है कि यह किस चूक का फल दे रहा है भोला बाबा। चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती वह रहती है। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से यह कह देती है, छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा? जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मोश दिया उसके मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ, कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी तो उसके खसम ने। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों में उतर कर रोम रोम में घुल गया। खुशी उसे महसूस हुई। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलपुर के बाबू की सपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला में से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 चिट्ठी में खोस दे अपने खेत का है। अपने खेत का हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। मलदिहा टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गईं। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। कृषक परिवार का वर्णन किया है कहानी में कि किस प्रकार जब फसल उन्हें प्राप्त होती है तो कितनी खुशियां उनके जीवन में उससे आती हैं। सारी ही खुशियां उनकी अपनी फसल पर ही टिकी होती हैं। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं है, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। तो कहानी में फर्नीचर नाथ रेणु ने जो परिवेश है बिहार का, उस समय आज़ादी से पहले का जो परिवेश है हमारे देश में, गांव का जो किसान है उसका कितना यथार्थ वर्णन किया है कि किस प्रकार जब फसल पकती है तो उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, है ना। उन जब मज़दूर से जब व्यक्ति किसान बनता है तो उसका अपनी खुशियाँ ही अलग होती हैं। किसी और के यहाँ मजदूरी करने से अपने मालिक होना उसे बहुत ही सुखकारक प्रतीत होता है। तो ये सब बातें कहानीकार ने कहानी में स्पष्ट रूप से व्यक्त की हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।